हेलो बच्चों, दिस इज डॉक्टर स्निग्धा। आज हमारे मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक की लेक्चर 2 है और आई होप आप लेक्चर 1 को बहुत अच्छे से रिवाइज कर चुके हो और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो। ओके, तो बच्चों हम फिर आज सेकेंड जो पार्ट है हमारे मोल कॉन्सेप्ट का उसकी ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट। आप जानते हो मोलर वेट निकालना है ना, एक मॉलिक्यूल का वेट निकालना जानते हैं, एक मोल का वेट निकालना जानते हैं। जैसे अगर कभी आपसे कोई कहता है कि आप H2SO4 का वेट बताओ, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे H2SO4 का वेट बड़ा आसान है, मोलर वेट हम बता देंगे। किस तरह से बता देंगे? एक होता है हाइड्रोजन का वेट, दो होता है, दो हाइड्रोजन है टोटल, और एक सल्फर का वेट होता है 32 और 4 ऑक्सीजन है तो 4 × 16, सबको ऐड कर दिया तो 98 आ गया, है ना। तो मोलर वेट इस तरह से निकाला जाता है। सिमिलरली एक और वेट आपको सीखना है, वो है इक्विवेलेंट वेट। ओके, तो चलिए अब हम आज के डिस्कशन में सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखते हैं। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बच्चों? ये देखो, अलग अलग एंटिटीज के लिए, जैसे कि एक एटम है, एक आयन है, एक एसिड, बेस, सॉल्ट, इन सभी के लिए इक्विवेलेंट वेट अलग अलग तरीके से डिफाइंड है। ठीक है, तो देखते हैं कि करके क्या होता है। सबसे पहले कुछ केसेस बनेंगे यहाँ पर। क्या केसेस बनते हैं? एक केस बनता है एटम के केस में कैसे डिफाइन किया जाएगा इक्विवेलेंट वेट। दूसरा केस बनता है आयन के केस में कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तीसरा होता है एसिड के केस में कैसे डिफाइन करेंगे, और होता है बेस के केस में कैसे डिफाइन करेंगे, और लास्टली सॉल्ट के केस में किस तरह से डिफाइन करेंगे इक्विवेलेंट वेट, ये हमें सीखना है। ओके, चलिए सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट को कभी भी डिफाइन करना हो ना, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट का। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर। ओके, मोलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर आप कभी भी कर दो तो आपको इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। समझ रहे हो? अब ये केसेस डिफरेंट कैसे हैं ये हमें देखना है थोड़ा। जैसे कि सबसे पहले एक एटम की बात हो रही है। एटम के केस में वैलेंस फैक्टर जो है, एटम के केस में वैलेंस फैक्टर is your valency of that particular element। तो एटम या फिर एलिमेंट, आप इसको एलिमेंट भी लिख सकते हो, एक ही बात है। एक एलिमेंट के केस में, जैसे एलिमेंट है कॉपर, आयरन या फिर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, इन सारे एलिमेंट के केस में वैलेंस फैक्टर किसको बोला जाता है? वैलेंसी को वैलेंस फैक्टर कही जाती है। फाइन, चलिए फॉर एग्जाम्पल, क्या आप जानते हो बच्चों वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम क्या होती है? 2, राइट। वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2। पता है सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1। सोडियम की वैलेंसी होती है 1। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, राइट। तो अब अगर आपसे बोला जाए कि बताओ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा, तो क्या करेंगे उसके लिए? ये सारी बातें तो हमने क्या लिखी है? वैलेंस फैक्टर। अगर आपसे कोई बोलता है बताइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम, तो आप क्या बोलोगे? मोलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर, राइट। मोलर वेट कितना होता है एल्यूमिनियम का? 27 अपॉन वैलेंस फैक्टर कितने होगा एल्यूमिनियम की? इसकी जो वैलेंसी है, ओके, वैलेंसी कितना होता है एल्यूमिनियम का? 3। देन ये हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम। आंसर आ रहा है 9। ओके, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम कोई बोले तो फिर से वही करना, मोलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर, मोलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर। सीधी बात है ना, बड़ी आसान बात है। मोलर वेट कितना होता है मैग्नीशियम का? 24। ओके, तो हम पुट कर देंगे वैल्यू, मोलर वेट रखेंगे 24। वैलेंस फैक्टर बच्चों, वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम कितनी होती है? वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2, तो हम ये पुट कर देंगे 2। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या आ गया? 12। मैग्नीशियम की इक्विवेलेंट वेट इज 12
और मैग्नीशियम की मोलर वेट इज 24। सिंपल। 5। अब आप मुझे बता सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कितना होगा? अगेन मोलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर है ना। मोलर वेट कितना रखोगे? सोडियम की मोलर वेट होती है 23, तो 23 पुट करेंगे हम अपॉन वैलेंस फैक्टर कितना होता है सोडियम का, इसकी जो वैलेंसी होगी वही इसका वैलेंस फैक्टर होगा, वो कितना पुट करोगे? 1 पुट करोगे, आ गया कितना? 23 आ गया। ठीक है, तो रिलेशन ये हमारा बन रहा है मोलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर गिव्स यू इक्विवेलेंट वेट। ओके, चलिए ये हमने केस 1 सीखा। कौन सा केस? एलिमेंट का केस सीखा। अब हमें सेकेंड केस सीखना है आयंस के लिए। तो बच्चों यहां पर भी वही बात होगी। आयन के केस में क्या होगा? वही सीधी बात, एक आयन की इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मोलर वेट ऑफ दैट आयन अपॉन वैलेंस फैक्टर। अगेन आयन के केस में वैलेंस फैक्टर क्या होता है वो बस आपको जानना है। एक आयन के केस में जो भी चार्ज होती है आयन के ऊपर वही उसकी वैलेंस फैक्टर होती है। ओके, चलिए तो लिख लेते हैं हम सेकेंड केस। सेकेंड केस, केस 2, एक आयन के लिए वैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू, आयन की वैलेंस फैक्टर किसके बराबर होती है बच्चों? चार्ज ओवर आयन का मैग्नीट्यूड। आप मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ओवर आयन पुट करोगे। ओके, इसका मैग्नीट्यूड आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ओवर आयन। ओके, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे अगर बोलूं, आप बताइए वैलेंस फैक्टर ऑफ आयन, जैसे कि ये कटायन लिख रही हूं, एल्यूमिनियम +3 कितना होगा? वैलेंस फैक्टर ऑफ Fe+2 कितना होगा? वैलेंस फैक्टर ऑफ Fe+3 कितना होगा? वैलेंस फैक्टर ऑफ नाइट्रेट कितना होगा? सब क्लियर है कि आयन अगर दिया हुआ है तो वैलेंस फैक्टर कितना रहेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ओवर द आयन। ओके, ठीक है। तो वैलेंस फैक्टर ऑफ नाइट्रेट NO3-, नाइट्रेट को पहचानते हो ना, NO3- बोलते हैं। वैलेंस फैक्टर ऑफ O2-, फाइन। वैलेंस फैक्टर ऑफ फॉस्फेट, इन सभी का वैलेंस फैक्टर बताइए। देखिए एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज लिखा हुआ है? 3 चार्ज लिखा हुआ है, तो उसकी वैलेंस फैक्टर कितनी हो जाएगी? 3। जितना चार्ज उतना ही वैलेंस फैक्टर, राइट। चलिए बताइए नाइट्रेट के ऊपर कितना चार्ज लिखा हुआ है? NO3 के ऊपर 1- दिया हुआ है ना, ये रहा 1-। इसकी वैलेंस फैक्टर कितनी हो जाएगी? -1 का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? 1 है। मैग्नीट्यूड में हम चार्ज तो लिखते नहीं है, तो ये हो गया 1। आगे बढ़ेंगे, O2- ऑक्साइड आयन, इसके ऊपर आप देखिए चार्ज कितना दे रखा है? 2- चार्ज दे दिया है ना। और अगर 2- चार्ज है तो आप बता सकते हैं 2- चार्ज का मतलब होगा 2- की मैग्नीट्यूड कितनी? चार्ज को हटाकर, साइन को हटाकर बस चार्ज बताओ, 2। सिमिलरली फॉस्फेट की वैलेंस फैक्टर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। डन। ओके, तो ये सारे वैलेंस फैक्टर आप कैलकुलेट करना सीख गए हैं इन केस ऑफ आयंस। अब अगर आपसे कोई कहता है कि आयन की इक्विवेलेंट वेट बताइए, तो यहां पर भी वही करेंगे आप, है ना। क्या करोगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ, सपोज इक्विवेलेंट वेट ऑफ कोई आपसे पूछ रहा है, बता दो आप नाइट्रेट का, है ना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रेट NO3 2-। ओके, उसके लिए क्या करेंगे बच्चों? मोलर वेट ऑफ नाइट्रेट अपॉन वैलेंस फैक्टर, है ना। 1- होता है नाइट्रेट पे, मोलर वेट ऑफ नाइट्रेट अपॉन वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर कितनी है नाइट्रेट की? 1, अभी लिखा। मोलर वेट निकालना आप जानते हो क्या? कैसे निकालोगे? नाइट्रोजन का वेट जो भी है, नाइट्रोजन का वेट 14 प्लस ऑक्सीजन का कितना वेट? 3 × 16। डन। बस ये करते ही आपको मिल गया है मोलर वेट ऑफ नाइट्रेट अपॉन 1 कर देंगे। ओके, ठीक है। तो ये जैसे ही आप कर रहे हो इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रेट आपको मिल गई। बच्चा एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज वेट को डिटरमिन नहीं करता, वेट को इफेक्ट नहीं करता, ठीक है।
नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, इलेक्ट्रॉन्स कम है या ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन का वेट बहुत कम होता है। एज अ रिजल्ट कभी भी नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, वो वेट को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने बता दिया इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रेट। अब आप बताएंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ, बताइए कार्बोनेट की इक्विवेलेंट वेट कितनी आएगी? वही करेंगे, मोलर वेट ऑफ कार्बोनेट अपॉन 2, है ना। तो मोलर वेट ऑफ कार्बोनेट अपॉन 2, फाइन। चलिए, तो आप समझ रहे हो कि कैटायन और एनायन की किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट वेट। एक और एग्जांपल कैटायन का भी देख लीजिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ, जैसे दिया हुआ है कैल्शियम Ca2+, फाइन। चलो, तो कैल्शियम का अगर आपको कोई पूछता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम बताओ, उसके लिए क्या करेंगे? आप मोलर वेट ऑफ कैल्शियम बताएंगे, है ना। मोलर वेट ऑफ, सारे केस में यही करना है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, सारे केस में यही करना है, Ca2+ अपॉन 2 कर दोगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ, अगर आपसे कोई कहता है बताओ, से फॉर एग्जांपल ये तो हमने देख लिया Fe2+, ठीक है, एक एग्जांपल ऊपर लिखा हुआ है तो उसको मैंने कॉपी कर लिया है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe2+, क्या करेंगे? मोलर वेट अपॉन 2 अगेन, मोलर वेट ऑफ Fe कितना होता है? 56 ऑफ Fe अपॉन 2। Fe का वेट लिखे या Fe2+ की वेट लिखे, सेम बात है, ओके। चलिए, तो आप कितना वेट बता दोगे इसमें? 56 अपॉन 2। आई होप आपको बात आ गई समझ में, है ना। तो इक्विवेलेंट वेट हम दो केसेस का सीख लिए, एक एटम और एक आयंस। नाउ कमिंग टू केस 3। केस 3 हमारा है, केस 3 इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ, केस 3 में आपको बताना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, और फिर हम सीखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, ठीक है। तो केस 3 हम एसिड का रख लेते हैं। एसिड के केस में कैसे बताएंगे वैलेंस फैक्टर? तो बच्चों, एक एसिड का एक सिंगल मॉलिक्यूल, आपको पता है ना, एसिड जनरली आप क्या सीखे हैं? एसिड वो होते हैं जो H+ आयन फर्निश करते हैं इन वाटर। तो एसिड का एक मॉलिक्यूल कितना H+ आयन फर्निश कर रहा है इन वाटर, वो ही एक एसिड की वैलेंस फैक्टर होती है। जितना H+ देगा उसको ही हम वैलेंस फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एसिड है एक, और मैं क्या बता रही हूं कि एसिड का एक मॉलिक्यूल कितने H+ आयन फर्निश करता है। तो लेट्स चेक। नंबर ऑफ वैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ H+ आयंस furnished by one molecule of acid। एसिड का एक मॉलिक्यूल कितने H+ आयन फर्निश कर रहा है, ये जितना भी नंबर आएगा उसको ही आप बोलेंगे वैलेंस फैक्टर ऑफ एसिड, ओके। अब ये जो पूरा टर्म लिखा हुआ है, बड़ा सा टर्म, इसी टर्म को हम, ये पूरे डेफिनेशन को हम बेसिसिटी ऑफ एसिड भी कहते हैं। एक एसिड की बेसिसिटी का मतलब होता है वो एसिड कितने H+ आयन फर्निश कर सकता है अगर आप उस एसिड का एक मॉलिक्यूल पानी में डालते हो तो, ठीक है। चलो, तो वैलेंस फैक्टर हमने डिफाइन कर दिया एक एसिड के केस में। इक्विवेलेंट वेट कैसे डिफाइन करते हैं? इक्विवेलेंट वेट तो हमेशा ही क्या होता है? मोलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर। तो यहां पर भी आप क्या बोलोगे? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर। और एसिड के केस में वैलेंस फैक्टर को और क्या बोला जाता है? बेसिसिटी, सिंपल बात है। तो हम बोलेंगे मोलर वेट अपॉन बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट एसिड, ओके। चलो एक एग्जांपल बताना आप। से फॉर एग्जांपल एक एसिड दिया हुआ है HNO3, इसकी वैलेंस फैक्टर बताओ कितना, क्या होगी इसकी वैलेंस फैक्टर? HNO3 के एक मॉलिक्यूल में कितना H दिख रहा है? एक, है ना। इसमें है एक H,
ये जो एक H है, ये पानी, जब भी कभी आप HNO3 को पानी में डालते हो तो वो एक H प्लस आयन को फर्निश कर देता है, राइट? एक H प्लस आयन को फर्निश कर दिया तो आप बोलोगे वैलेंस फैक्टर इज 1। चलिए, अगर आपको कभी दिया जाए H2SO4, इसकी वैलेंस फैक्टर कितनी होगी बच्चों? आपको दिख रहा होगा कि ये जो H2SO4 है, ये पानी में जाने के बाद कितने सारे H प्लस आयन फर्निश करता है? 2 H प्लस आयन फर्निश करता है। डन। तो हम क्या कहेंगे? वैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू 2। चलो, ये भी हो गया। आपसे कोई बोलता है HCl की वैलेंस फैक्टर कितनी होगी? HCl का एक मॉलिक्यूल कितने H प्लस आयन फर्निश करेगा इन वाटर? 1। इसमें एक ही H दिख रहा है, 1 हो जाएगा, सीधी बात है। अब चीजें, अब ये मेरा जो नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें थोड़ा ध्यान से समझना एक पॉइंट को। अगर कभी आपसे कोई बोलता है वैलेंस फैक्टर ऑफ H3PO4 बताओ, ओके, वैलेंस फैक्टर ऑफ H3PO3 बताओ और वैलेंस फैक्टर ऑफ H3PO2 बताओ। यहां पे थोड़ा बात को समझना, इन तीनों केसेस में आपका आंसर 3-3-3 नहीं होगा, ठीक है? तो क्या समझना है हम लोगों को? मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि एसिड का एक मॉलिक्यूल कितने H प्लस आयन फर्निश कर रहा होता है। जितना H प्लस आयन फर्निश कर देगा, जितना H प्लस आयन पानी में वो लिबरेट कर देगा, छोड़ देगा, ठीक है, उतने ही एक एसिड की बेसिसिटी कहलाती है। फाइन। अब ये सारे जो एसिड्स हैं, इनकी एक बात देखते हैं। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले लिखकर बताऊं H3PO4 का एग्जाम्पल। H3PO4 में लिखती हूं H3PO4, also known as phosphoric acid, right? phosphoric acid, ठीक है, ये है phosphoric acid। अब ये जो H3PO4 है, इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बता रही हूं। आपको अभी स्ट्रक्चर खुद से ड्रॉ करना नहीं आएगा, आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीखोगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, ठीक है? तो हमारा जो 5th चैप्टर आएगा फिजिकल, जब हम डिस्कस करेंगे 5वां नंबर चैप्टर, उसमें आप, वो केमिकल बॉन्डिंग है, उसमें आप सीखोगे किस तरह से स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जाता है। अभी मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर क्या है ये बता रही हूं, ओके? ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर होती है, फॉस्फोरस को बीच में रखा, OH, OH और OH, ओके, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। एक और एसिड है हम लोगों का, ये पहला एसिड जो डिस्कशन में अभी आना है। नेक्स्ट एसिड है H3PO3, ओके, H3PO3। ये जो H3PO3 है बच्चों, H3PO3, इसे कहते हैं हम फॉस्फोरस एसिड। पहला वाला था फॉस्फोरिक एसिड, ये है फॉस्फोरस एसिड, ठीक है? चलो लिख लेते हैं नाम इसका भी, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एसिड। डन। स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। इस बारी देखो, एक ऑक्सीजन H3PO3, उधर था H3PO4, एक ऑक्सीजन घट गया है ना, तो एक ऑक्सीजन हमें कब लिखना है? यहां हम लिखेंगे OH, यहां हम लिखेंगे OH और यहां हम लिखेंगे H, H3PO3, ओके? चलिए, एक ऑक्सीजन कम कर दिया। अब आते हैं हम तीसरे नंबर के एसिड पे, जो मैंने क्वेश्चन दे रखा है पिछले पेज में। तीसरा नंबर जो हमारा एसिड है ना, वो है बच्चा, तीसरा नंबर वाला जो एसिड था वो था H3PO2, ओके, H3PO2। इसका नाम होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है? इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। इस बार ही देखो, एक और ऑक्सीजन घट गया है ना, एक और ऑक्सीजन कम हो गया है। स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कैसे करेंगे? फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, इधर OH, यहां H, यहां H, 2 ऑक्सीजन तो हो गया ना। अब ये है स्ट्रक्चर। अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूं, थोड़ा समझना बच्चा। आप और आपके दोस्त हो, 2 दोस्त हैं, ठीक है? दोनों दोस्त अभी अभी नया नया क्लास ज्वाइन किए हैं, आपकी नई नई क्लास 11 स्टार्ट हुई है।
ये दो दोस्त कैसे बने? अभी आज ही बने, नया नया क्लास था, दोनों साथ में बैठे थे तो दोनों दोस्ती कर लिए। ठीक है, तो ये दोस्त हमारे हैं राम और श्याम, है ना। तो राम और श्याम ने करी दोस्ती। कैसे दोस्ती करी, क्यों हुआ दोस्ती, मैं आपको बता देती हूँ। इनका सीक्रेट ये था कि जो राम था उसके पास था एक डेयरी मिल्क सिल्क, ठीक है, और राम ने अपने डेयरी मिल्क सिल्क को श्याम के साथ शेयर किया। कैसे शेयर किया? डेयरी मिल्क सिल्क में थे 8 पार्टीशन, श्याम को राम ने एक पार्टीशन उसमें से दे दिया और बाकी जो 7 पार्टीशन था वो खुद रख लिया। ओके, स्टोरी समझ में आ गई ना। तो स्टोरी कुछ यही थी कि हमारा जो राम और श्याम था, राम के पास आ गए 7 टुकड़े ऑफ डेयरी मिल्क और जो श्याम है उसके पास चले गए 1 टुकड़े ऑफ डेयरी मिल्क। फिर भी दोस्ती तो हो गई, है ना। नाउ एक और ऐसा ही बेंच है, उस पे भी 2 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। 2 बच्चे हैं, एक बच्चा का नाम है प्रिया और एक बच्चा का नाम है जैस्मिन। ये भी 2 बच्चे बैठे हैं। अब इनको भी दोस्ती करनी थी, पहला दिन है यार, दोस्ती तो करनी है, फ्रेंड्स बनाने। तो अब क्या किया, प्रिया के पास भी एक डेयरी मिल्क सिल्क था। प्रिया ने जैस्मिन को डेयरी मिल्क सिल्क में से, उसके पास भी वो 8 पार्टीशन थे, 4 इसको दिया, 4 अपने पास रखा, ठीक है। अब आप बताइए कि अगर मैं इनकी दोस्ती को ब्रेक करना चाहूं तो कौन सी दोस्ती को ब्रेक करना ज्यादा आसान होगा? क्योंकि ये दोस्ती चॉकलेट डिपेंडेंट है, राइट। दैट्स वाई इस दोस्ती में ज्यादा आसान किसको ब्रेक करना है, जिसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इसको तो हम लोग फटाफट बोल देंगे कि अरे यार देखो श्याम, राम ने तुम्हें सिर्फ 1 पार्ट दिया है चॉकलेट का, बाकी तो वो खुद रख लिया है, ठीक है। तो ये वाली जो दोस्ती है ना, इसको हम आराम से ब्रेक कर सकते हैं। इसको ब्रेक करना मुश्किल है, इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। इसमें तो वो बोलेगी अरे यार क्या है, नहीं मैम, ये जैस्मिन को मैंने 4 चॉकलेट दिया है, और प्रिया भी यही बोलेगी, जैस्मिन भी यही बोलेगी, उनकी दोस्ती मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो अब कुछ ऐसी बात यहां पर समझते हैं हम। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये 2 लोग हैं। ऑक्सीजन के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, इंटरेस्टिंग सी बात है। ऑक्सीजन कभी भी किसी भी एलिमेंट के साथ अगर अटैच्ड रहता है तो ऑक्सीजन क्या करता है ना, मान लो आपने पढ़ा होगा क्लास 9th या 10th में कि कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, पढ़ा है ना। हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है, फिर इनकी शेयरिंग हो जाती है, ऐसा करके पढ़ा है आपने। तो ये जो ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, फिर शेयरिंग जो हुई है ना, ये शेयरिंग को हम बॉन्ड कहते हैं, राइट। तो ये जो शेयरिंग हुई है इसके बारे में हम बहुत पढ़ेंगे इन केमिकल बॉन्डिंग। अभी फिलहाल सिर्फ इतना समझना कि ये जो शेयरिंग हुई है, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक साथ जो प्रेजेंट है, इनको हम जो साथ साथ में लिख रहे हैं, या फिर फॉस्फोरस और ऑक्सीजन, इनको जो हम साथ साथ में लिख रहे हैं, इनकी दोस्ती किस बात पे डिपेंडेंट है? इनकी दोस्ती डिपेंडेंट है इलेक्ट्रॉन पे। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ये दोनों साथ साथ में प्रेजेंट होते हैं कि अच्छा मेरा 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तुम्हारा भी 1 इलेक्ट्रॉन है, चलो हम दोनों यही आसपास ही प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन बच्चे मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ऑक्सीजन बहुत शातिर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को वो दे तो देता है जब भी कभी शेयरिंग की बात आती है, लेकिन उसके बाद ऑक्सीजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच कर रखता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो आपको ऊपर दिख रहे हैं ना, वो ऐसे बीच में प्रेजेंट नहीं होते, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में प्रेजेंट नहीं होते, वो थोड़ा शिफ्टेड होते हैं। किसकी तरफ शिफ्टेड होते हैं? वो थोड़ा शिफ्टेड होते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है। और यही इस पॉइंट को हम आगे पढ़ेंगे, जब भी कभी ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच कर रखे तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अभी मैं लिख नहीं रही हूं क्योंकि ये आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, अभी देख, फाइन। तो बच्चा यही है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच कर रखने की टेंडेंसी रखता है, बहुत स्ट्रांगली खींचता है अपनी तरफ, ठीक है। अब ध्यान देना, हम आगे स्ट्रक्चर में,
इस स्ट्रक्चर को थोड़ा अच्छा से बना देती हूँ, O और H को इस तरह से लिख देती हूँ, OH। कोई दिक्कत नहीं है ना? हवा में तो हाइड्रोजन झूल नहीं रहा था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों साथ में प्रेजेंट है, किस तरह से? इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। अब देखो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों साथ में है, यहां पर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, यहां पर भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, सही बात है। चलिए यहां पर देखो बच्चों, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, वो किससे बॉन्डेड है? फास्फोरस से बॉन्डेड है। अब मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीजन जो है वो बहुत लालची एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच कर रखता है। फास्फोरस भी खींचता है, लेकिन उतना नहीं जितना ऑक्सीजन खींचता है, समझ रहे हो? हाइड्रोजन तो बेचारा बहुत कमजोर होता है, हाइड्रोजन छोटा सा एटम है, बहुत कमजोर है। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पास में प्रेजेंट रहेंगे ना, तो ऑक्सीजन उसके सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जब फास्फोरस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड रहेगा, जैसे कि यहां पे, तो फास्फोरस भी थोड़ा खींचेगा, क्योंकि उसको पता है कि हाइड्रोजन कमजोर है। दोनों इलेक्ट्रॉन को फास्फोरस भी अपनी तरफ खींच कर रखेगा, ऑब्वियसली रखता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं खींचता जितना ऑक्सीजन खींचता है। तो बात ये है बच्चों कि अब हाइड्रोजन बेचारा ये देखता है कि अरे यार, सारे इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन अपने पास रख लिया है, तो मेरा इस बॉन्ड में होना ना होना बराबर है, मेरी कोई खास आइडेंटिटी नहीं दिख रही है यहां पर, ठीक है। तो अब बात को समझो, जब हम इन एसिड को पानी में डालते हैं, तो आपको पता है ना, एसिड जब पानी में जाता है तो H+ आयन बाहर निकलता है। अब आप यहां पर ये बताओ कि क्या ये वाला H+ आयन पहले से रूठा हुआ है? पहले से ये बॉन्ड कमजोर है ना? सारा चॉकलेट ऑक्सीजन की तरफ है, तो हाइड्रोजन उसके साथ दोस्ती करके क्यों रखेगा? वो जब निकल सकता है बाहर तो वो निकल लेगा, ठीक है। तो जब आप इस एसिड को पानी में डालते हो ना, तो ये वाला हाइड्रोजन बड़े आराम से निकल जाता है, क्योंकि वो पहले ही बेचारा बहुत दुखी था, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन भी बड़े आराम से निकल जाता है, और ये वाला हाइड्रोजन भी बड़े आराम से निकल जाता है, क्योंकि सभी तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन के साथ ही अटैच्ड है ना, ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। ऑक्सीजन उसके साथ इतना भेदभाव कर रहा है उस मॉलिक्यूल के अंदर कि हाइड्रोजन को जैसे ही मिला मौका निकल लिया, ठीक है। नाउ कमिंग टू फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड में ये देखो, ये वाला हाइड्रोजन तो निकल जाएगा बड़े आराम से, राइट। ये हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, क्योंकि वो खास कुछ मॉलिक्यूल के अंदर खुश नहीं है, ऑक्सीजन से अटैच्ड है। बट इधर वाले हाइड्रोजन को देखिए, जो है अटैच्ड फास्फोरस के साथ, उस पर नजर डालना। वो तो फास्फोरस से अटैच है ना, उसको उतना दुख नहीं है, वो ठीक है, सेटिस्फाइड है, क्योंकि फास्फोरस उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा नहीं है। तो जब हाइड्रोजन फास्फोरस के साथ बढ़िया से प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर ही, तो फिर वो पानी के प्रेजेंस में क्यों बाहर निकलेगा? तो ये वाला हाइड्रोजन रिलीज नहीं होता, समझ गए। अब आप देखेंगे लास्ट केस और देखकर बताएंगे कि यहां पर कौन सा हाइड्रोजन रिलीज होगा। वही हाइड्रोजन रिलीज होगा जो दुखी है बेचारा, जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, राइट। तो ये दोनों हाइड्रोजन रिलीज नहीं होंगे बच्चों, रिलीज होगा लास्ट वाला हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है। डन। अब आप बताइए वैलेंस फैक्टर कैसे डिफाइन करोगे? वैलेंस फैक्टर फर्स्ट केस में कितना आएगा? 3 आएगा वैलेंस फैक्टर, है ना। सेकेंड केस में वैलेंस फैक्टर कितना आएगा? 2 आएगा, ओके। और थर्ड केस में वैलेंस फैक्टर कितना आएगा बच्चों? सिर्फ 1, राइट। तो H3PO3 को में हाइड्रोजन को देखकर आप वैलेंस फैक्टर को जज मत करना। आप ये स्ट्रक्चर को ध्यान रखना। और मैं आपको बता दूं कि आपसे रैंडम कोई सा भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, फिक्स रहती है। कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सारी बातें फिक्स होती हैं। तो आपको ये जो अलग सा कुछ नजर आया, जैसे कि ये वाली बात, यहाँ तो सब सीधा था, यहाँ भी सीधा था, यहाँ भी सीधा था। अब बच्चा कहता है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा, स्ट्रक्चर बनाकर देखें कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन को डायरेक्टली देखकर बता दे। तो बच्चों जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, उन एग्जाम्पल का ही केवल आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, बाकी में आप डायरेक्टली देखकर बता दो, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल वहीं से सिर्फ एक पर्टिकुलर जोन से ही पूछे जाएंगे, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एग्जाम्पल्स होते हैं जो न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं, ओके। चलिए, वैलेंस फैक्टर यहाँ पे कितना बोल रहे थे बच्चा? 3 बोलेंगे। H3PO3 में कितना बोलेंगे वैलेंस फैक्टर? 2 बोलेंगे। और यहाँ पर कितना बोलेंगे? 1 बोलेंगे। डन। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं,
उसका भी स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। और वो एग्जाम्पल है CH3COOH, एसिटिक एसिड, सुना होगा शायद, ये भी आपने क्लास 10th में। CH3COOH लिखते हैं, यहाँ है कार्बन, यहाँ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और C डबल बॉन्ड OOH, राइट। बता सकते हैं कौन सा हाइड्रोजन लिबरेट होगा? दुखी कौन है? जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। जो कार्बन के साथ अटैच्ड है वो बहुत खुश है। ऑर्गेनिक में आप सीखेंगे कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कुछ खास खींच कर नहीं रखता है, ठीक है, एकदम बड़े आराम से है ये हाइड्रोजन अपने जगह पे। तो बेसिकली रिलीज कौन होगा? सिर्फ एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, बाकी सारे रिलीज नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या बोलेंगे आप वैलेंस फैक्टर बच्चों? 1 बोलेंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। समझ में आ गई बात? ओके, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, एक ही जगह पे हम नोट डाउन कर लेते हैं। CH3COH का भी एग्जाम्पल हमने नोट डाउन कर लिया, वैलेंस फैक्टर कितनी होगी? 1 होगी। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चा आप लोग सारे डिस्कशन को ध्यान से सुनते रहो, आपको लिखने की साथ साथ जरूरत नहीं है, PDF आपको मिल जाएगा, तो आप अभी अपना पूरा फोकस समझने पे लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ केस। फोर्थ केस हमारा है बेसिस का केस। अब एसिड में क्या हुआ था? एसिड में वैलेंस फैक्टर था कितना? H+ आयन फर्निश हो रहा है। तो बेस में वैलेंस फैक्टर क्या होगा? कितना? OH- आयन फर्निश हो रहा है। ओके, ठीक है, तो बस लिख लेते हैं, वैलेंस फैक्टर इन बेस इज इक्वल टू, इन केस ऑफ बेसिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH- आयंस furnished by base, okay, in water. डन। अच्छा, ये जो वैलेंस फैक्टर है जो इतना लंबा चौड़ा आपने डिफाइन करा, इसको आप एसिडिटी ऑफ बेस कहते हो, ठीक है, एसिडिटी ऑफ बेस। ओके, चलिए ये तो हम समझ गए हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, एक बेस दे दिया आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पहचानते हो ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ओके, MgOH2, AlOH3, ये सारे बेसिस दे दिए हैं। वैलेंस फैक्टर सीधा ही बता सकते हो, बेस में कोई झमेला नहीं रहता। COH2 का कितना बताएंगे? 2 वैलेंस फैक्टर 2, यहाँ पे वैलेंस फैक्टर 1, यहाँ पे वैलेंस फैक्टर 2, यहाँ पे वैलेंस फैक्टर 3। सीधी बात है ना। अगर आपसे बोलता है इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो क्या करोगे? इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मोलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर। ओके, तो इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मोलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर। डन? यस। तो ये सारे फॉर्मूले को बस, इन सारी वैल्यूज को बस आप पुट करते जाएंगे, आंसर आता जाएगा। मोलर वेट निकालना, वैलेंस फैक्टर या फिर बेसिसिटी ऑफ एसिड और एसिडिटी ऑफ बेस पुट करते जाना। ओके, फाइन। तो बच्चों नेक्स्ट केस हमारा जो बन रहा है वो है केस नंबर 5। ये केस कहता है ये हमारा लास्ट केस है, ये सॉल्ट्स के लिए, ठीक है, सॉल्ट्स के लिए केस है। क्या है? सॉल्ट के केस में वैलेंस फैक्टर को डिफाइन कैसे किया जाता है वो सीख लेते हैं। तो सॉल्ट के केस में वैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, मैग्नीट्यूड ऑफ सम टोटल ऑफ चार्ज ओवर कैटायन और एनायन, ठीक है। मैं लिखती हूं फिर मैं समझा दूंगी। मैग्नीट्यूड ऑफ सम टोटल ऑफ, पहली बात है मैग्नीट्यूड बोल दिया मतलब कभी भी साइन नहीं रखोगे, सीधी बात। चलो, ऑफ सम टोटल ऑफ चार्ज ओवर कैटायन और अनायन, या तो कैटायन या फिर अनायन के ऊपर टोटल चार्ज कितना है एक सॉल्ट में, वही उस सॉल्ट की वैलेंस फैक्टर होती है, ठीक है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल एक सॉल्ट दिया है आपको AlCl3,
ओके, अब बच्चा ये बताओ इसमें कैटायन कौन सा है इस सॉल्ट के अंदर? आपको पता है ना, एक सॉल्ट जो होता है उसमें कैटायन और एनायन होते हैं, दोनों कैटायन एनायन दोनों ही सॉल्ट में प्रेजेंट होते हैं, और कैटायन पॉजिटिव होता है, एनायन नेगेटिव होता है। ओवरऑल जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल होता है ना, सीधी बात है। AlCl3 की बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले रही हूँ। AlCl3 में बताइए कौन सा कैटायन प्रेजेंट है? एल्यूमिनियम+3 प्रेजेंट है। यस, एल्यूमिनियम+3 है यहां पर प्रेजेंट। जानते हो Cl जो है, Cl की कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करती है नेचर में? Cl-। यस, तो हम Cl- लिखेंगे। लेकिन कितना Cl दिख रहा है? 3 Cl। इसका मतलब है कि 3 Cl- इस सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट है। एल्यूमिनियम कितना दिख रहा है बच्चों? यहां कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है। तो एल्यूमिनियम की स्टेट होती है Al+3, वो कितना प्रेजेंट है? 1। Cl की स्टेट होती है Cl-, वो कितना प्रेजेंट है? 3। ओके, चलिए, इस सॉल्ट के अंदर कैटायनिक चार्ज कितना है? +3। एनायनिक चार्ज कितना है? 1 पे -1, 3 पे कितना हो जाएगा? -3। सम टोटल निकालना है ना, या तो कैटायन का या फिर एनायन का। तो कैटायनिक चार्ज +3 है, एनायनिक चार्ज -3 है। इन दोनों में से किसी भी एक का आप मैग्नीट्यूड ले लो। समझ गए? इसका मैग्नीट्यूड लोगे कितना आएगा बच्चों? 3। इसका मैग्नीट्यूड लोगे कितना आएगा? 3। एक सॉल्ट तो हमेशा ही न्यूट्रल होता है, उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल, MgSO4 बताएंगे क्या? इसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट है? Mg2+ प्रेजेंट है और SO4 2- प्रेजेंट है। Mg2+ प्रेजेंट है और SO4 2- प्रेजेंट है। ठीक है, सल्फेट की तो स्टेट होती है ना SO4 2-, Mg की Mg2+। तो अब आप ये बताइए इसके कैटायन के ऊपर टोटल चार्ज कितना है इस सॉल्ट में? +2। एनायन के ऊपर टोटल चार्ज कितना है इसमें? -2। दोनों में से किसी का भी एक मैग्नीट्यूड ले लो, डजंट मैटर किसका ले रहे हो, आंसर सेम ही आएगा, 2 या फिर 2। ओके, तो इन दोनों में से कोई सा भी आप ले, आंसर तो आपका 2 ही रहेगा, 2। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लीजिए। Al2SO4 थोड़ा बताओगे? एल्यूमिनियम कौन सी स्टेट में रहता है? Al+3 स्टेट में रहता है। ओके, Al होता है +3 स्टेट में। सल्फेट कौन सी स्टेट में होता है बच्चों? सल्फेट होता है -2 स्टेट में। सल्फेट होता है -2 स्टेट में। ओके, देख के बताएंगे। ये तो हमारे पास नॉलेज है ना, हमने पढ़ा है कि जो Al होता है, कब पढ़ा है? क्लास 9th में या 10th में पढ़ा है। एल्यूमिनियम आयन Al+3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फेट SO4 2- फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब आप ये देखिए, 2 एल्यूमिनियम आपके पास दिख रहा है तो 2 एल्यूमिनियम लिखोगे। सल्फेट कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है तो 3 लिखेंगे। टोटल चार्ज बताओ, एक एल्यूमिनियम के ऊपर +3 तो 2 एल्यूमिनियम के ऊपर +6 चार्ज। अगर आप एनायन को देखना चाहते हो, कैटायन को देख लिया तो आंसर आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 6 हो गया, वैलेंस फैक्टर मिल गया 6। अगर आप एनायन को देखना चाहते हैं तो एनायन के लिए बताइए कितना होगा? 3, एक के ऊपर 2- चार्ज है तो 3 के ऊपर कितना चार्ज होगा? -6 चार्ज होगा, -6। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 6। तो या तो आप कैटायन का मैग्नीट्यूड ले लो, नहीं तो फिर आप एनायन का मैग्नीट्यूड ले लो। ओके, तो क्या समझ में आया बच्चों? इसकी वैलेंस फैक्टर कितना बताए? वैलेंस फैक्टर = 3। इसका वैलेंस फैक्टर कितना आया? 2। और इसका वैलेंस फैक्टर कितना आया? 6। आ गई बात समझ में? ओके, तो अब अगर आपको इक्विवेलेंट वेट डिफाइन करना हो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2SO4 तो क्या करोगे? मोलर वेट ऑफ Al2SO4 अपॉन 6 मोलर वेट ऑफ Al2SO4 अपॉन 6। समझ गए बात? ओके, तो इक्विवेलेंट वेट इस तरह से हम निकालेंगे इन केस ऑफ सॉल्ट। फाइन बच्चों लोग, देखो एक और आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए बताया जाएगा जब हम रिडॉक्स पढ़ेंगे तब। 5 केस मैंने आपको अभी बता दिया वैलेंस फैक्टर का। एक और वैलेंस फैक्टर आप निकालना सीखोगे
उसमें रिएक्शन होती रहेगी। यहां तो मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया ना, आपको बताया Al2SO4 का या H3PO4 का या फिर Fe का, इन सभी केस में रिएक्शन नहीं हो रहे थे। लेकिन आप रेडॉक्स में एक और केस पढ़ेंगे जहां पर रिएक्शन हो रहा होगा और तब जाकर हमें एक सब्सटेंस का वैलेंस फैक्टर डिफाइन करना होगा। तो वो 6th केस होता है वैलेंस फैक्टर को सीखने का, लेकिन वो हम रेडॉक्स में ही करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री में उसको नहीं सीखना है, समझ गए। तो वैलेंस फैक्टर निकालने का 5 तरीका यहां पर, एक तरीका रेडॉक्स। बात आ गई समझ में? ओके।